लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी शेयर्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब प्रेफरेंस नाम से आपको समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। ठीक है, जो चीज आप पहले करते हो उसको हम बोलते हैं आपकी प्रायोरिटी या फिर आपका प्रेफरेंस। ठीक है, लेट्स से कि आपके सामने दो चीज पड़ी है, एक घर पे बनी हुई भिंडी की सब्जी है और दूसरा लेट्स से चाइनीज का कोई बहुत अच्छा आइटम है, लेट्स से ड्राई मंचूरियन है। आपका प्रेफरेंस क्या है? मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि पहले मैं मंचूरियन खा लूं, ठीक है, ताकि अच्छे खाने से जल्दी पेट भर जाए मेरा, फिर थोड़ा बहुत कुछ भूख लगेगी तो वो खा लूंगा, बाद में देखा जाएगा। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? योर फर्स्ट चॉइस। समझ में आया? मंचूरियन को आपने क्या दिया? प्रेफरेंस दिया। तो ऐसे ही होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब शेयर्स का मतलब तो आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा। शेयर्स का मतलब क्या होता है? आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको कंपनी के उतने शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं। हम मतलब कौन? कंपनी, जिसको कंपनी प्रायोरिटी देती है। अब किस चीज में? खाने का आइटम तो है नहीं, तो प्रायोरिटी किस चीज में देंगे? देखते हैं एक बार। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रेस्पेक्ट टू। मतलब दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हुए? जिनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर्स। कब प्रेफरेंस मिलती है? फर्स्ट केस, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, मतलब लेट्स से कि कंपनी के पास में थोड़ा सा डिविडेंड है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है और जो वो शेयर होल्डर्स में बांटने वाली है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में अगर थोड़ा डिविडेंड बच जाता है तो वो डिविडेंड जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में। अब आप बोलोगे सर इक्वल भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता इक्वल, मैं आपको समझाता हूं क्यों। लेट्स से कि कंपनी के पास में 10 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे एंड 10 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, और कंपनी के पास में प्रॉफिट हुआ था टोटल 200 रुपीज का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दोनों में इक्वल इक्वल बांट दो, 100 इधर दे दो 100 इधर दे दो। ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी डिविडेंड जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का अमाउंट परसेंटेज जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो लेट्स से कि 200 रुपीज कंपनी के पास में बचे थे और डिविडेंड का अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, और लेट्स से कि वो फिक्स था 180 रुपीज का, तो 200 में से 180 रुपीज पहले मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितने बचे? 20 रुपीज। समझ में आया? तो प्रेफरेंस किसको मिलता है? व्हेन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस कब मिलेगा? द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। अब आपने पैसे लगाए थे, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। हम दोनों ने कंपनी में पैसे लगाए थे, हम दोनों को शेयर्स मिले थे। ठीक है, अब हमने पहले भी पढ़ा था, ओनर्स फंड जो होते हैं वो परमानेंट कैपिटल होते हैं, यानी वो पैसा कंपनी को कभी भी वापस नहीं देना पड़ता है। वो कंपनी पैसा वापस कब देगी आपको? जब कंपनी बंद हो रही होगी। भाई आप ओनर हो ना, पैसा कब निकालोगे कंपनी में से? जब कंपनी बंद हो रही होगी। अब लेट्स से कि आपने लगाए थे 1 लाख रुपीज और मैंने भी लगाए थे 1 लाख रुपीज। मैं हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर और आप हो इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी के पास में सब पैसे बांटने के पास में बचे हैं 1,50,000 रुपीज। ठीक है, ओनर्स फंड, याद रखना ओनर्स फंड को पैसा लास्ट में मिलता है। पहले सारे क्रेडिटर को पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, हमारे इंटरेस्ट पे कर देंगे, सब कुछ पे करने के बाद में जो पैसा बचता है वो आप और हम लेके जाएंगे। ठीक है, आपने लगाए थे 1 लाख रुपीज, मैंने लगाए थे 1 लाख रुपीज, कंपनी के पास में टोटल बचा है पैसा 1,50,000। ठीक है, अब क्या होगा? वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो आपको भी 75,000 मिलने चाहिए और मुझे भी 75,000 मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस शेयर्स, जो डेफिनेशन है प्रेफरेंस शेयर्स की, उनके हिसाब से मुझे मेरे 1 लाख पूरे वापस मिलेंगे। 1,50,000 में से मुझे मेरे 1 लाख मिल जाएंगे। आपको कितने मिलेंगे? बचे हुए 50,000 रुपीज। समझ में आया? तो लॉस किसका हुआ यहाँ पे? आपका। अब आप सोच रहे हो कि सर कोई भी आदमी इक्विटी शेयर्स क्यों लेता है?
बहुत सारे रीजन है। पहला और सबसे बेसिक रीजन तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे ओपन मार्केट में सेल नहीं होते हैं, इनका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी अपनी मर्जी से अपने घर वालों को या फिर ऐसे कुछ जो खास लोग होते हैं ना उनको प्रेफरेंस शेयर्स देती है। यू कैन नॉट बाई प्रेफरेंस शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओपन मार्केट, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन ही कौन सा बचा खरीदने के लिए? इक्विटी शेयर्स। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, यानी जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। तो अगर आपको हाई अर्निंग करनी है, आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप क्या लोगे? आप इक्विटी शेयर्स लोगे। सिंपल है। समझ में आया प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जिनको प्रेफरेंस मिलता है ओवर द इक्विटी शेयर्स इन रेस्पेक्ट टू टू कंडीशंस। दो कंडीशन कौन से थे? पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब यहां पे रीपेमेंट लिखा हुआ है। रीपेमेंट मतलब आपने पैसा कंपनी को दिया था, अब कंपनी आपको पैसा वापस दे रही है। तो ये जो वापस देते हैं ना उसको बोलते हैं रीपेमेंट। समझ में आया? अब देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये मैंने पहले भी जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसमें काफी बार आपको बता दिया कि डिविडेंड फिक्स्ड होता है। अब इक्विटी शेयर्स को तो हम लिख देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हम कैसे लिखते हैं पता है? लेट्स से कि इनका हमने डिविडेंड फिक्स किया था 9% पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम ऐसे नहीं लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हम लिखते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कोई प्रेफरेंस शेयर्स लेट्स से आपने 8% पे इशू किया है, 8% डिविडेंड आपने फिक्स कर दिया था पहले ही उनका, तो आप उनको लिखोगे 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट, नो सिक्योरिटी। अब है तो प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड को इशू करने के लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। अगर आप सिक्योरिटी का मतलब भूल गए हो तो मैं वापस बता देता हूं। सिक्योरिटी मतलब होता है कोई असेट रखना जिसके आगे आप पैसा रेस कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो, देयर इज नो सिक्योरिटी, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, वोटिंग राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना उनको वोटिंग राइट मिलती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलती है। अब आप बोलोगे सर ये भी ओनर है वो भी ओनर है, तो उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलती? दो रीजन है इसके। सबसे बेसिक लॉजिकल रीजन पहले हम समझते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना उनका रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न फिक्स्ड है। तो इनको कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है ना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका रिटर्न तो फिक्स्ड है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ेगा क्योंकि उनका रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको डिसीजन मेकिंग में आप एक चांस लेने दो, ठीक है, हमारा भी वोट मांगो आप। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, इनका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, तो इनको वोटिंग राइट देने का क्या मतलब? सिंपल। दूसरा रीजन होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास में ऑलरेडी बहुत प्रेफरेंसेस होते हैं। हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सेकेंड इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इनके पास में ऑलरेडी इतने प्रेफरेंस है, तो वोटिंग राइट देने का वापस कोई लॉजिक नहीं बनता है। फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? अगर आपने रिसेंट में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में पढ़ा हो या फिर कोई नई जो कार्स आ रही है उनके बारे में पढ़ा हो, तो ये हाइब्रिड टर्म हमने बहुत बार सुना होगा। हाइब्रिड इंजन है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना वो दो अलग अलग चीजों को कंबाइन करके बने हुए हैं। अब दो अलग चीजें कौन सी है? पहला है इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा है हमारा डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कैसे? मैं समझाता हूं। इक्विटी शेयर्स होते हैं हमारे ओनर्स फंड, ठीक है, जिनको डिविडेंड मिलता है। और डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं हमारे बोरोड फंड। अब बोरोड फंड के आगे हमें मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हो तो ये ओनर्स फंड है, मतलब ये किसके जैसे हो गए? इक्विटी शेयर्स के जैसे हो गए, लेकिन इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट पे मिलता है, यानी वो बोरोड फंड के जैसे हो गए, है ना। तो दे आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। समझ में आया? ये हो गए फीचर्स। अब देखते हैं मेरिट्स कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला मेरिट होता है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। आप बात करो इक्विटी शेयर्स की या फिर आप बात करो प्रेफरेंस शेयर्स की, आप इन दोनों के थ्रू, अगर आप एक कंपनी हो तो आप इन दोनों के थ्रू बहुत ह्यूज कैपिटल इनवाइट कर सकते हो। अब उसमें भी आप सोचो ना कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो,
आपका पैसा रिस्क में बिल्कुल नहीं है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, आपको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा। कंपनी अगर बंद होने वाली है तो आपको सबसे पहले पैसा मिल जाएगा, सबसे पहले एज इन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन में आपको पहले पैसा मिलेगा। तो आप बताओ, आपका पैसा सेफ है ना? कंपैरेटिवली इट इज सेफर एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू फंड रेज करने जाते हो तो आप लार्ज अमाउंट में फंड को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना चाहेंगे। तो एज ए कंपनी के लिए बहुत एडवांटेजियस होता है अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स को रेज करती है तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नो फिक्स लायबिलिटी। नो फिक्स लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर कि अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि इनका जो डिविडेंड होता है वो तो फिक्स्ड होता है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी। समझाता हूं, डोंट वरी। नो फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी को कंपल्जन नहीं होता है टू पे डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स। अब किस केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देती है? अगर कंपनी को लॉस होता है ना, लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर ईयर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी के पास में कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है कि उनको वो इंटरेस्ट देना ही है। अगर कोई ईयर लॉस हुआ है तो कंपनी वो साल डिविडेंड नहीं देगी। क्यों ऐसा? क्योंकि है तो ये ओनर्स फंड ना, और ओनर क्या होते हैं? ओनर यानी वो लॉस में भी भागीदारी होंगे, दे विल शेयर द लॉसेस ऑल्सो। तो अगर लॉस होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा। दैट मीन्स देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी ऑन द कंपनी टू पे डिविडेंड एवरी ईयर। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, नो इंटरफेरेंस। अब इंटरफेयर करने के लिए इनके पास में वोटिंग राइट ही नहीं होती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंटरफेयर कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन असेट। अपन ने पढ़ा था कि ओनर्स फंड में भले ही वो इक्विटी शेयर्स हो या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, कोई भी टाइप का असेट आपको मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा आपको पेशेंस से समझना। जब भी कंपनी को पैसा रेज करना होता है ना, तो कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ओनर्स फंड ले ले या तो वो बोरोड फंड ले ले, ठीक है। ओनर्स फंड कौन से फंड होते हैं? बेसिकली जो कंपनी या तो एज एन ओनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो, या तो फिर कंपनी अपना रिटेन्ड अर्निंग जब यूज करती है तो उसको हम बोलते हैं ओनर्स फंड। और बोरोड फंड का मीनिंग आपको पता है, जो हम उधार लेते हैं। अब अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पढ़ा था कि दे आर हाइब्रिड सिक्योरिटी, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब ये ओनर्स फंड भी है और ये बोरोड फंड का मिक्सचर है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि कंपनी ने 100 रुपीज रेस की है, आप ध्यान से सुनना एग्जांपल को। लेट्स से कंपनी ने 100 रुपीज रेस की है, जिसपे कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फिक्स्ड डिविडेंड देना है। अब कंपनी लेट्स से कि रेट ऑफ डिविडेंड है 10% का, तो कंपनी को वापस कितने देना है? 100 प्लस 10 रुपीज। अब ये जो 100 रुपीज कंपनी के पास में आए थे ना, कंपनी ने इसको कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे कंपनी ने 50 रुपीज अर्न कर लिए। तो कंपनी के पास में अब टोटल रुपीज कितने हो गए? 100 तो थे ही, 50 अर्न कर लिया, दैट मीन्स 150 रुपीज कंपनी ने अर्न कर लिया। वापस कितने देने हैं? 110 रुपीज। तो कंपनी के पास में प्रॉफिट कितना बचा? 40 रुपीज का प्रॉफिट बचा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो वापस समझाऊं एक बार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब कंपनी पैसा रेस करती है कहीं से जिसपे कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, और कंपनी कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती है जहां पे उसका रिटर्न ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट और द डिविडेंड दैट दे हैव टू पे। तो इस केस में कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अब आप ये पूछोगे सर इक्विटी नाम का क्या लेना देना है यहाँ पे? जो ये 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ये किस में बटेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हमें फिक्स्ड डिविडेंड देना है, तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा रेस किया है, इनको आपको फिक्स्ड डिविडेंड देना है, तो कंपनी के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि कंपनी चाहे तो इन पैसों को कोई ऐसे जगह पे लगा दे जहां पे और अच्छा रिटर्न आए। तो इससे क्या होगा? कंपनी के पास में ज्यादा अमाउंट, ज्यादा प्रॉफिट बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। ये हो गए मेरिट्स। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं द प्रेफरेंस शेयर्स के डीमेरिट्स, ठीक है। क्या होते हैं? सबसे पहला, फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। अब आप बोलोगे सर मेरिट में आपने बताया था कि इनका, फीचर्स में आपने बताया था कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहां पे आप बोल रहे हो फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं समझाता हूं।
2009 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 2010 में कंपनी को लॉस हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलेगा? सिर्फ 2009 में मिलेगा ना, 2010 में मिला नहीं मिला ना, तो क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग रिटर्न हुआ ना, एक साल मिल रहा है, एक साल नहीं मिल रहा है, एक साल मिल रहा है, एक साल नहीं मिल रहा, फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, लो रिटर्न कैसे होता है? फिक्स्ड होता है। हमने ऐसा बोला है कि फिक्स्ड होता है, हमने कभी भी ऐसा बोला कि बहुत हाई रिटर्न होता है नहीं ना। जब आप कंपेयर करते हो इसको इक्विटी शेयर्स से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा अर्न कर लेते हैं एज कंपेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कैसे? लेट्स से कि कोई इक्विटी शेयर होल्डर था, ठीक है, आप इक्विटी शेयर होल्डर थे और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, कंपनी के पास में लेट्स से 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और मुझे देने थे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपीज, तो मुझे मिले 1000, बाकी का पूरा पैसा आप लोगों का। तो अगर ऐसे केस में आप कंपेयर करते हो इक्विटी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिटर्न होता है वो बहुत ही लो होता है। सेकंड, डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है ना, तो वो कंपनी के एक्सपेंसेस साइड पे काउंट नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है। आपको पता है आपकी जो इनकम होती है ना, माइनस द एक्सपेंसेस, आपकी इनकम में से जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो ना, उसके बाद जो अमाउंट बचती है ना, आप उस पर टैक्स पे करते हो, ठीक है। अब एक बार एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, कि उसको एक्सपेंसेस के जैसे काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेट्स से कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 1000 रुपीज का, एक बेसिक सा अमाउंट लेते हैं 1000 रुपीज का। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया था लेट्स से कंपनी ने 200 रुपीज का, ठीक है। अगर ये डिविडेंड एज एन एक्सपेंस काउंट होता तो हम क्या करते हैं, 1000 में से 200 को माइनस करते हैं, तो हमारा अमाउंट बचता 800 रुपीज और कंपनी को टैक्स देना पड़ता है ये 800 रुपीज पे, ठीक है। बट क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, दैट मीन्स ये 200 माइनस नहीं होगा, तो कंपनी को टैक्स किस पे पे करना है? 1000 रुपीज पे, ठीक है। समझ में आया? तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट होता है जब आप बात करते हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट होता है नो वोटिंग राइट। अब ये वाला जो डीमेरिट है, अगेन ये हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलती है, यानी वो लोग कंपनी में बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। अब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब हो गया कि आपको कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना है जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तब। कंपनी चाहे तो इनका प्रॉफिट रोक नहीं सकती। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने 2000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया था, उसमें से लेट्स से कंपनी को 1000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने थे, तो बाकी के 1000 किसके हुए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। अब कंपनी चाहे ना तो आपके 1000 रुपीज रोक सकती है, लेकिन इनको 1000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स को कंपल्सरीली पे करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्यों रोक सकती है? रोक सकती है अगर कंपनी ये चीज प्रूव कर पाती है कि उनके पास में एक्सपांशन के प्लान है या फिर ग्रोथ के प्लान है जिसमें उनको ये रुपए चाहिए। यानी क्या होगा? इनडायरेक्टली आप लोगों का ही ग्रोथ होने वाला है। नेक्स्ट ईयर कंपनी इन पैसों को कोई अच्छी जगह पे यूज करेगी, कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो करेगी। समझ में आया? लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड होती है ना, उसको रोक नहीं सकते, तो इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। समझना है? इस वीडियो में हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स।